Hey everyone, myself Janardhan Singh from Lucknow University, second year. Today हमने कल वीडियो बनाया था पार्ट अकाउंटिंग टू इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, पहला पार्ट था। आज इसका सेकंड पार्ट है। जिन्होंने ये देखा नहीं है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल सब्सक्राइब करके फर्स्ट वीडियो उसका देख लें, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आज हम इसमें अपने टॉपिक का फर्दर पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक था हमने उसमें उसकी अकाउंटिंग पढ़ी थी, सब चीज़ पढ़ के फिर उसका हमने लिमिटेशन पे एंड किया था वीडियो को। हम आज स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज बुक कीपिंग। सो यू हैव अ नोट्स, सो फ्रॉम दिस नोट्स आई टेल you bookkeeping is the record making phase of the accounting which is concerned with the record of financial transaction and event relating to a business in a significant and the ordinary manner. Bookkeeping should not be confused with accounting. Bookkeeping is the record phase while accounting is concerned with the summarizing phase of an accounting system. So guys, bookkeeping वो होता है जिसमें हम अपने अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग ओनली वो उसमें मैटर करता है कि हम अपने अकाउंट के जो भी इवेंट है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जिस वेरियस हमारे पास वेरियस सिस्टम है, वेरियस बुक्स हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एक इवेंट होता है, कोई भी इवेंट हो हमारे बिजनेस फर्म में, उसको हम विद द हेल्प ऑफ जर्नल प्रॉपर हम उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं बुक कीपिंग। ये द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एनी इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट इज नोन एज बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग वो होता है जब हम आफ्टर रिकॉर्डिंग जब हम अपने इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम समराइज करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ लेजर। जब हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में जब हम उसको समराइज करते हैं उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। देयर आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड द बुक कीपिंग। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, और बुक कीपिंग में इट इज अ रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। पहला डिफरेंसेस है जो उसमें हम समराइज करते हैं अपने अकाउंट में जो हमने अकाउंट अपना बनाया है, अपना अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसको हम समराइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर में उसको हम समराइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से उसका बैलेंसेस करके उसको हमने समराइजिंग पार्ट में रख दिया। और बुक कीपिंग है उसमें हम अपने उसको जो अकाउंटिंग है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज विच बीइंग वेयर द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड। और इसका बुक कीपिंग का सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज एंड द बेसिस फॉर द अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई इवेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल प्रॉपर के हेल्प से हम पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारी बुक कीपिंग की प्रोसेस हुई। बट जहाँ अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है। तो जब हमने रिकॉर्ड करने के बाद ही ना हमने अकाउंटिंग उसको समराइज किया, तो इस पॉइंट का मतलब है कि जहाँ हमारा बुक कीपिंग एंड हो रहा है वहाँ अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट है। और बुक कीपिंग में पॉइंट है इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ द बेसिस फॉर द अकाउंटिंग। हमारा रिकॉर्ड करना किसी ट्रांजेक्शन, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ये हमारा प्राइमरी स्टेज है। तो सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस थर्ड पॉइंट। It is analytical in the nature of require the specific skill or the knowledge, or it is a routine nature, it does not require any special skill or the knowledge। हाँ, इवेंट को जो जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करते हैं ये कोई इसमें ज़्यादा कोई नॉलेज और स्किल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जैसे हम जर्नल प्रॉपर में एक ऑर्गेनाइज बिजनेस फर्म उसको जर्नल प्रॉपर में लिखता है, जर्नल बुक में लिखता है।
पर वही अगर जो एक छोटा फर्म होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं या छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, वो उनके पास जर्नल प्रॉपर नहीं होता, वो नॉर्मल एक बुक में अपनी हर एक एंट्रीज को, हर एक रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा इवेंट नहीं लगता। पर समराइजिंग जो होती है वो पूरी जर्नल, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ होती है, तो उसमें हमको अपना पूरा स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जिससे हम अपने ट्रांजेक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड करें और फिर उसको समराइज करें। तो ये थर्ड पॉइंट था तुम्हारा। और फिर फोर्थ पॉइंट पे इसमें फोर्थ पॉइंट है, इट इज डन बाय द सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट और इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड द कीपर। हाँ, इसका फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग का, इसमें ये लिखा है इट इज डन बाय द सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट। जो ये हम समराइजिंग का प्रोसेस करते हैं, ये समराइजिंग का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंट होता है, पर ये जो रिकॉर्डिंग होता है, जो वाउचर हमारे बनते हैं, वो नॉर्मल एक बुक कीपर के हेल्प से हो सकता है, क्योंकि वो नॉर्मल बुक कीपर उसको वहाँ रिकॉर्ड कर सकता है। फिर आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे, इट इज अ गिवन कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट और इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। हाँ, इसका फिफ्थ पॉइंट है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में अगर हमें इसका अगर जर्नल, कोई ट्रांजेक्शन, कोई एक इवेंट होता है फाइनेंशियल एक बिजनेस फर्म में, तो उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसी से पूरे बिजनेस फर्म के फाइनेंशियल से नहीं पता चलता, उसके बाद भी और भी कई प्रोसेसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जानते हैं। तो उसके लिए हमको हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे। सो दिस, ये था हमारा वो बुक कीपिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, अपने जो पॉइंट्स हमने बताए, तब तक हम सेकंड पॉइंट तक आते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हम उसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, वो हमें इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, इनकम स्टेटमेंट shows the net profit of the business operation of a firm during a particular accounting period। पर जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम तुमको बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो रिलेटिंग टू प्रॉफिट, जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो इंफॉर्मेशन देता है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट रहता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में हमारा इनकम स्टेटमेंट में होता है, इनकम स्टेटमेंट हमारा ये ऐसे रहता है, पीएल अकाउंट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा पीएल अकाउंट है। यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस आता है, और यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है जो ट्रेडिंग अकाउंट से बन के आता है, और ये यहाँ आता है क्रेडिट साइड ऑफ पीएल। और जो अगर हमारा ग्रॉस लॉस है तो ये हमारा आएगा। फिर यहाँ जितने भी हमारे एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंसेस है वो इधर आएंगी, हाँ, और जो इनकम है वो यहाँ आएंगी पीएल के। तो फिर उसके बाद जो आएगा, अगर प्रॉफिट होती है तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा, ये नेट प्रॉफिट हमारे फर्म का यहाँ आएगा, और नेट लॉस यहाँ आएगा। देखो, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट, ये हमारा कैश फ्लो, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बता देगा हमारे फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सेकंड पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट इज शोन द एसेट वन साइड, कैपिटल लायबिलिटीज। सेकंड पॉइंट ये हमारा है जो बैलेंस शीट के बारे में बोल रहा है। ये तो हमारा पीएल का जो हमको इनकम स्टेटमेंट बताता है, हमारे फर्म की इनकम बताता है। फिर आता है ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, ये लायबिलिटी साइड यहाँ अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट, ये बैलेंस शीट।
यहाँ ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज। आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन है, वहाँ लिखता है, वहाँ एक कॉन्सेप्ट है ए इजकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें ये बताता है कि एसेट इजकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सो इन बैलेंस शीट ऑल्सो देयर शुड बी इक्वल बैलेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। इन लाइबिलिटीज capital of the firm and the liabilities of the firm are recorded in the liability side of the balance sheet. All the assets are recorded in asset side of the balance sheet. So और इनमें सबसे खास बात, दोनों इक्वल हों। जब तक अगर ये इक्वल नहीं आएगा, आपका बिजनेस का अकाउंटिंग है वो गलत है। तो ये बैलेंस शीट है। तो ये बैलेंस शीट हमें क्या दिखा रहा है? ये बैलेंस शीट हमारे फर्म का जो एसेट्स है, वो एसेट्स की कंडीशन दिखा रहा है, उसकी वैल्यू दिखा रहा है, एसेट्स की पोजीशन दिखा रहा है। ये लॉस कितना हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी हमारी कैपिटल है। तो ये चीज़ बैलेंस शीट में हमको इस चीज़ के बारे में पता चलता है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग का ये ब्रांच कितना है? सो फर्स्ट ब्रांच आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन देखिए अपने नोट्स में। इट इज दैट सब ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द recording of business transaction of financial nature in a systematic manner to ascertain the profit or the loss, the accounting period and the financial position of the business. फर्स्ट ये अकाउंटिंग हमें क्या बताता है? अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हमारे फर्म में ये डील करता है, जो रिकॉर्डिंग होती है, जो रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसको हम फाइनल अकाउंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। रिकॉर्डिंग वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने वो एक अकाउंटिंग का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम समराइजिंग और रिकॉर्ड अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है। उसमें हमको अपना नेट प्रॉफिट दिखाना रहता है, नेट प्रॉफिट अपने बैलेंस शीट का स्टेटस पता करते हैं, इससे से ये चीज़ होती है। फिर आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म वो देखिए अपने नोट्स में, इसका डेफिनेशन देखिए। It is a sub-branch of the accounting which is concerned with the ascertainment of total cost per unit cost of the goods and services produced by the provided by the business firm. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब हमारे फर्म का, जो हमारा फर्म है या बिजनेस है, हमारा बिजनेस यूनिट हमेशा देखो दो काम करता है, या तो प्रोड्यूस करेगा, कोई चीज प्रोड्यूस करेगा, या तो सर्विस प्रोवाइड करेगा। दो काम करता है कोई फर्म। अगर एक बिजनेस फर्म है तो वो दो काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोड्यूस करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। सेकेंड होगा या तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, अपनी सर्विसेज रेंट करता है। तो अगर तो वही चीज़ है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग अपने प्रोडक्शन का पर यूनिट कॉस्ट निकाल, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, एक अपने जितने भी प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किए हैं उसका कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट, और या पर यूनिट कॉस्ट। सर्विसेज दिए तो उसका कॉस्ट, तो ये कॉस्ट से जितना रिलेटेड होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। देन आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? देखो मैनेजमेंट का सबसे सिंपल सा वर्ड होता है कि मैनेजमेंट आपने हर एक जगह देखी है, हर आदमी हर चीज़ को अपने अपने हिसाब से मैनेज करता है। सो मैनेजमेंट उसी प्रकार का है, बिजनेस हो चाहे कुछ भी, मैनेजमेंट हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग तभी होती है जब हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में हो, तब वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीन्स क्या है? एक तुम्हारा फर्म है, एक
बिजनेस फॉर्म है जिसमें कई सारे मैनेजर हैं, कॉस्ट मैनेजर, सॉरी सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, सेल्स है, परचेज मैनेजर, दो की बात करता हूँ। तो हमारे अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है उनके उसकी बेसिस पे लेके, उसकी जो बेसिस है उस पे जो ये इन लोगों को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हम अपने सेल्स को, सेल्स मैनेजर क्या काम करेगा, सेल्स मैनेजर का यही काम है कि वो जितने भी उसके जिस यूनिट में, जिस फॉर्म में वो काम कर रहा है उसमें अपना सेल्स बढ़ाए, कैसे भी करके। सेल्स की बढ़ाने का बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट करें या एडवर्टीजमेंट करके सेल्स बढ़ाए, ऑफर देके, तो ऐसे करके कुछ भी करके वो सेल्स बढ़ाए। परचेज में है वो परचेजिंग कैसे करे, कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, इन सब चीज़ की मैनेजिंग करनी रहती है। तो अकाउंटिंग उसमें भी हेल्प करता है। तो उसके हिसाब से भी देखते हैं आपके डेफिनेशन के, इट इज़ दैट सब फील्ड ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विद द presenting the accounting information in such a manner with the help of management, planning, controlling and operation of the business। वही जो हमारा अकाउंटिंग का जो वो है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे इन लोग को डिसीजन लेना रहता है कि हम क्या करें, कैसे करें, कि जो हमारा वर्क है, जो हमारा सेक्टर है, हम उसमें कैसे और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज assets of the firm। So I will erase it and then I write about new topic। हो गया। सॉरी गाइस, एक टॉपिक छूट रहा था बीच में, वो था ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जो हमारा अकाउंटिंग है उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक आप जान लीजिए पहले। फर्स्ट है रियलिबिलिटी, देन रिलेवेंस, देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, देन कंपेरेबिलिटी। तो फर्स्ट आते हैं रियलिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो रियलेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो जहाँ से लिया गया हो वो सही हो, उसका कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, तो उसको हम रियलेवेंस कहते हैं। आप कंटेंट में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं डेफिनेशन। रियलिबिलिटी मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स and be verified through the source document by anyone। it must be free from bias and error। रियलिबिलिटी का मतलब ये होता है, हमारा जब कोई एक ट्रांजेक्शन होता है, कोई एक इवेंट होता है फॉर्म में, तो इवेंट फॉर्म में होता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाउचर बनाते हैं, वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाउचर हमारा एक एविडेंस की तरह होता है। वो वाउचर हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ है। तो जब ये ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये प्रूव एविडेंस की तरह, तो इसके बेसिस पे अगर हमको फ्यूचर में उसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो ये वाउचर की हेल्प से हम ले सकते हैं। तो ये रियलिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो किसी इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। और अगर हम इसको किसी चीज़ से फ्यूचर में हम इसको अगर एविडेंस की तरफ ले, अगर या हमको इसको प्रूव करना हो तो हम इट कैन बी प्रूव इजीली विद द हेल्प ऑफ द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, देन आते हैं सेकंड टॉपिक रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें हम ओनली मीनिंगफुल डाटा दें। ओनली मीनिंगफुल डाटा मतलब कि जो हमारी जो उसमें पोस्टिंग हुई है, जो रिकॉर्डिंग हुई है, वो रियलेबल हो, मतलब जो हमारी रिलेवेंस हो, इम्पोर्टेंट जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो हम लिखें। हमने जैसे बताया था कि हमने हमारे अकाउंटिंग में ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हमने पहले वीडियो में कहा था कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम यूज़ करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही हमारा रिवॉल्वर होता है। अगर हमारे फॉर्म में दो मैनेजर के बीच में कोई लड़ाई हो तो हम उसको अकाउंटिंग में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग का रिलेवेंट पार्ट नहीं है। ये हमारे अकाउंटिंग में कोई रिलेवेंट, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। तो इसमें ऑन रिलेवेंस का मतलब होता है कि हमारे जो अकाउंटिंग है उसमें हम रिलेवेंस रहे, उसमें जो उसकी जरूरत की चीज़ है वही डालें। थर्ड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब वो होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लीजिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट अ यूजर कैन अंडरस्टैंड इट वेल। मतलब जो हमारी जो अकाउंटिंग हुई है
उसको हम इस वे में प्रेजेंट करें, इस प्रोसेस में वे करें जो हम अंडरस्टैंड कर लें, इजीली अंडरस्टैंड कर लें इजीली। तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी का पार्ट होता है कि हमारा अकाउंटिंग थोड़ी इजी होनी चाहिए, थोड़ी समझने लायक, अगर जो नया बंदा भी आया हो तो वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि क्या लिखा है। अगर कैश से रिलेटेड है तो इतना तो समझ जाएगा कि कैश आया है या कैश गया है, तो इतना तो समझ जाएगा अकाउंटिंग से। फिर आता है लास्ट टॉपिक, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी डेफिनेशन देखिए, द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ एंड द अदर फर्म्स डाटा। हमने जैसा तुम आप लोगों को बताया था कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है या पीएल बनता है, तो वो एक वेरीफाइड डाटा होता है। वेरीफाइड डाटा मतलब कि वो हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। अगर हम उसको चाहें, बैलेंस शीट को चाहें, तो हम पिछले साल के बैलेंस शीट से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल हमारा बैलेंस शीट पे कितना चेंजेस आए हैं, हमारे एसेट्स में कितना पिछले साल से चेंजेस आया, तो हम उसमें एक साल से दूसरे साल में कंपेयर कर सकते हैं। ये बस एक ही फॉर्म का नहीं, ये हम दूसरे फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्म है तो हम अपने बैलेंस शीट को बी के फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं कि बी ने कितना प्रॉफिट किया, हम अपने फॉर्म में कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम कंपेरेबिलिटी भी कर सकते हैं। फिर अवर टॉपिक जो मैंने बताया था एसेट्स। तो अब एसेट्स की बारी है। अब एसेट्स समझते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। तो गाइस एसेट्स एसेट्स क्या होता है? जो भी चीज़ फर्म के लिए हेल्पफुल हो, जो फर्म के बिजनेस को करने में, जो फर्म एक बिजनेस है उसको चलने में जो हेल्प करता है, वो एसेट्स होता है। एसेट्स आप डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। एसेट्स आर द वैल्यूएबल एंड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर यूजफुल इन द ऑपरेशन। एसेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड हैज, आपको वो अलग पहले एसेट्स में समझा दूँ। एसेट्स क्या होता है? जो भी कोई भी प्रोडक्ट गुड्स या कोई प्रोडक्टिव है, वैसे गुड्स ले लेते हैं, कोई भी गुड्स जो बिजनेस के फॉर्म को चलने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप एक लैंड लेते हैं, जमीन एक बिजनेस की, जहाँ बिजनेस फॉर्म स्टेबल हुआ है, जहाँ स्टेब्लिश है, वो जरूर किसी ज़मीन पे होगा, तो वो ज़मीन बिजनेस के लिए एसेट्स का काम करेगी, क्योंकि वो उसका है, तो वो उसके लिए एसेट्स का काम करेगी। बिल्डिंग ले लिया, फॉर्म का बिल्डिंग है, तो वो भी उसके लिए एसेट्स है, वो उसके बिजनेस के लिए हेल्प करेगी। जैसे आपका घर है आपके लिए, तो वो आपका एसेट्स है, आप उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए, आपको एकोमोडेट करने के लिए होती है, वो आपके लिए एसेट्स होती है। ऐसे ही अब आते हैं इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में। एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। एसेट्स को हम दो चीज़ में करते हैं। पहले करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और यहाँ नॉन करंट एसेट्स। ये हो गया करंट एसेट्स और नॉन करंट। करंट एसेट्स क्या होता है? द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म विद इन वन फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स इसका जस्ट अपोजिट, the assets which cannot be converted into liquid form within the one financial year is known as non current year। और चलिए आपके डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for the short period and can be converted into cash within 1 year, for example debtor और stock। देखिए यहाँ लिखा है कैश, तो कैश मतलब
कैश एक लिक्विड फॉर्म में है, तो हमने कहा ना विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म मतलब विच जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए। जैसे कैश एकदम लिक्विड फॉर्म होता है, अगर हम कैश किसी को दें तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, पर अगर हम अब कोई बिल्डिंग ही उठाकर किसी को कोई ट्रांजेक्शन किया, हम बिल्डिंग ही उठा कोई किसी को दे दिए तो बिल्डिंग ही नहीं ना ले लेगा कोई, क्योंकि सबका अपना अपना बिल्डिंग लेने का मन रहता है, कोई अपना अपना हिसाब से बिजनेस बिल्डिंग रहता है। तो इसी चीज़ के लिए तो सब अपने अपने हिसाब से लेता है, तो सब पर कैश सबसे कॉमन चीज़ होती है जो सब एक्सेप्ट कर लेता है। तो कैश इज करंट एसेट में आता है, लिक्विड है लिक्विड। अब इसमें आते हैं और ब्रीफ में करंट एसेट्स में डेबिटर। तो देखो डेबिटर है, डेबिटर क्या होता है? डेबिटर हमने करंट एसेट सब खत्म कर दिया, नॉन करंट एसेट भी हमने बता दिया। अगर चलो आपकी डेफिनेशन से भी बता देते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड एंड यूजफुल फॉर द नॉर्मल बेसिस ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। हाँ चलो एक चीज़ और बता देते हैं करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स वो चीज़ होता है जिसमें हम एक विद इन दी वन फाइनेंशियल ईयर होता है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिजनेस का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ये हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जो भी चीज़ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश या मतलब जो चीज़ जल्दी से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, जल्दी से कैश के चेंज होता है विद इन द 1 ईयर, वो चीज़ होता है करंट एसेट्स। जैसे डेबिटर वो चीज़ होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना रहता है। तो जो चीज़ पैसा अगर देना रहता है तो वो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। पर एसेट्स की बात यहाँ हम कर रहे हैं, तो एसेट्स वो होते हैं जिनको हमको एकोमोडेट करते हैं। तो एसेट्स हैं हमारे अगर डेबिटर, तो उनसे हमें पैसा लेना है, तो वो अगर हम जब चाहें, जब हमने डेट दे रखी है उस डेट पे हम अपने पैसे को ले सकते हैं। तो वो करंट एसेट विद इन 1 ईयर हम, और करंट ईयर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कुछ छोटे समय के लिए होता है। तो डेबिटर हमारे छोटे समय के लिए। डेबिटर जैसे हमारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं, डेबिटर आ जाता है, कैश आ जाता है, फिर आते हैं क्या कहते हैं हमारी आप वो कह सकते हैं डेबिटर, कैश, स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब जो हमारे फर्म ने एक, जैसे प्रोडक्शन यूनिट की हम बात करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में बहुत सारा प्रोडक्ट एक बार मैन्युफैक्चर होता है, तो कुछ बिक जाते हैं, कुछ जो बचा रहता है एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर, वो हमारा स्टॉक कहलाता है। स्टॉक, हाँ देखो अब याद आ गया। रॉयल्टी हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये आता है। फिर हमारा रॉयल्टी हो गया, फिर और भी चीज़ें होती हैं, अभी हमको नाम नहीं याद आ रहा उस चीज़ का, तो हम आपको आगे चलो फर्दर में बताते रहेंगे, डोंट वरी। तो ये चीज़ हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। और भी अब आगे करंट एसेट्स, फिर और भी अगर हम एसेट्स को वो करें, क्लासीफाई करें, तो पहला एक आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच बाय द हैंड इज नोन एज टेंजिबल एसेट। जो एसेट्स को हम छू या देख सकते हैं, उस चीज़ को हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा एसेट्स है, तो मैं इसको छू या देख सकता हूँ, तो ये मेरा टेंजिबल एसेट्स है। लैंड है, बिल्डिंग है, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है आपका, फिर इसका सेकंड पार्ट आता है इनटेंजिबल एसेट्स। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स।
इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम हाथ से या छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब आते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। तो लायबिलिटीज क्या आती है, वो भी एसेट्स है, तो इसका रिवर्स पार्ट लायबिलिटी होता है, तो वो भी इसी की तरह होगी, सेम है। कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ आगे। लायबिलिटीज, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। करंट और नॉन करंट लायबिलिटी।